हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की फॉर क्लास 11th और ये हमारा लेक्चर नंबर है 1। तो सबसे पहले हम लोग जैसा जानते हैं कि ये हमारा मैटर, तो मैटर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। सॉलिड क्या होता है? जो कि फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड क्या होता है? जो कि फ्लो कर सकता है। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉलिड का बिहेवियर क्या होगा, अगर मैं सॉलिड पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक सॉलिड है और यहाँ पर मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या है, एक बेटा स्टील का ब्लॉक है। इस स्टील ब्लॉक को मैंने नीचे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया और ऊपर की सतह पर, ऊपर के सरफेस पर क्या कर दिया कि एक्सटर्नल शियर फोर्स अप्लाई किया। शियर फोर्स का मतलब क्या है? शियर फोर्स का मतलब है कि जो एरिया है उसके पैरेलल हमारा क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। तो आप देखोगे क्या, तो जो हमने यहाँ पर एक सरफेस ले ली है, जैसे सरफेस ए एंड बी, तो हमारे पास जो सरफेस ए बी, अब इसका बिहेवियर अगर आप समझोगे तो सपोज दिस इज द सरफेस ए बी, तो ये हमारी सरफेस ए बी हो गई। अब होगा क्या, यहाँ पर जो हमारे पास इस एक्सटर्नल शियर फोर्स की वजह से ये जो स्टील है, स्टील का ब्लॉक है, ये एक्चुअल में डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो इन एट T1 टाइम पर मान लो कि ये जो B था इसका पोजीशन हो गया B1, T डबल डैश पे हो गया B डबल डैश, T ट्रिपल डैश पे हो गया B ट्रिपल डैश। और उसके बाद क्या हो गया, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स को अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा तो उसके बाद होगा क्या, सॉलिड के केस में ये जो ए बी है, ये एक्चुअल में बी अब आपका इधर आ जाएगा और ये जाके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मीन्स ये जो आपका सरफेस था ये डिफॉर्म होके कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो सॉलिड के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फाइनाइट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब आप अगर इसमें फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं करोगे, मीन्स अगर आपका फोर्स कांस्टेंट रहेगा, तो आपका जो ये सरफेस है, ये जो डिफॉर्मेशन, जो भी इसका शेप हो गया है, अब ये शेप वही रहेगा जब तक मैं इस पर फोर्स चेंज ना करूं। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, उनके केसेस में जो आपका शियर स्ट्रेस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रहता है अंडर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अंडर इलास्टिक लिमिट हमारा हुक्स लॉ को सॉलिड फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो शियर स्ट्रेस मेरा क्या हो जाएगा, टाउ, और शियर स्ट्रेन जो भी हमारा ये स्ट्रेन आया है डी थीटा। तो यहाँ पे सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड जो हमारा टाउ रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा रहेगा। बट क्या होगा कि लिक्विड्स में, तो सॉलिड्स के केस में वही सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी हैं कि इफ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल शियर फोर्स ऑन सॉलिड इट अंडरगोज फाइनाइट डिफॉर्मेशन डी थीटा। ठीक है, और ब्रेक्स, मतलब या तो फिर वो टूट जाएगा या फिर फाइनाइट डिफॉर्मेशन पे रहेगा। फॉर सॉलिड टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा and if we remove external shear force depending on the deformation, solid may or may not regain original shape। depending upon deformation का मतलब ये है कि अगर आपने इलास्टिक डिफॉर्मेशन किया है तो सॉलिड रीगेन कर लेगा, अगर आपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया है तो सॉलिड क्या करेगा, शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करेगा। बट अब सेकेंड एग्जांपल में देखता हूँ फ्लूइड्स का, कि भाई फ्लूइड्स के साथ क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हमने यहाँ पर स्टील, अब यहाँ पे स्टील ना लेके मैं क्या कर दूंगा, ये स्टील नहीं है हमारा, एक्चुअल में यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्लूइड ले लिया, कोई भी एक फ्लूइड है, सपोज दिस इज फ्लूइड। और है क्या यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या है, एक फिक्स्ड प्लेट है नीचे, उस पे एक फ्लूइड की लेयर मैंने रखी है। अब मैं डायरेक्ट फ्लूइड पे शियर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, वहां पे उसके ऊपर एक ऐसी प्लेट रख दी है जो मूवेबल है और मैंने एक एक्सटर्नल शियर फोर्स दिया। तो लिक्विड्स के केस में क्या होगा, एट टी डैश पे बी डैश डिफॉर्मेशन पे आ जाएगा, टी डबल डैश पे बी डबल डैश हो गया, जो बी पॉइंट है उसको आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है बी पॉइंट को। तो एक टाइम के बाद चेंज होता जाएगा उसका पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसका पोजीशन चेंज होता जाएगा। और अगर जब तक ये एक्सटर्नल शियर फोर्स रहेगा, तो सॉलिड में क्या था, वो फाइनाइट डिफॉर्मेशन होने के बाद वो रुक गया। बट लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है, लिक्विड्स में जो ये डिफॉर्मेशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है। और एक्चुअल में दिस कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल शियर फोर्स, इसी को हम बोलते हैं फ्लो।
कि हमारा लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तब इस केस में देखो क्या होगा कि आप शियर स्ट्रेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन नहीं बोल सकते। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि जो शियर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग बोलते हो कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि हमारा डी थीटा जो भी रहेगा टाइम के साथ हमारा थीटा चेंज होता जाएगा। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे भी कि एक्चुअल में जो ये है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड्स के केस में भाई हमको क्या बता रहे हैं कि इफ वी अप्लाई some external shear force on fluid, it undergoes continuous deformation, and this continuous deformation is known as flow. And for fluids आपका क्या रहेगा, tau is directly proportional to d theta by dt। और क्या बोल रहा है, if we remove external shear force, fluids never regain the original shapes। देखिए सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स रिगेन कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन की, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। बट फ्लूइड के केस में जो आपका सॉलिड रहता है वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है, अपना शेप रिगेन नहीं कर सकता है। तो बेसिकली जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है कि फ्लूइड इज द सब्सटेंस which cannot resist any external shear forces। मतलब फ्लूइड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या नहीं रजिस्ट कर सकते हैं, शियर फोर्स को रजिस्ट नहीं कर सकते। मींस अगर मैंने उसमें शियर फोर्स लगाया है तो फिर वो क्या होगा, डिफॉर्म होगा ही होगा। सॉलिड्स का कंपलसरी नहीं है कि डिफॉर्म हो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में। अब अगर मैं कुछ बात करता हूँ यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज की, तो जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थ्रू आउट द चैप्टर यूज होती है, विच इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी या फिर मैं इसी को क्या बोलने वाला हूँ, डेंसिटी। यही हमारा क्या रहता है, डेंसिटी। तो मास डेंसिटी एंड डेंसिटी बोथ आर सेम, ठीक है। क्या होता है भाई कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मींस यूनिट वॉल्यूम में किसी भी फ्लूइड्स के, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम का मास क्या है उसको आप बोलते हो डेंसिटी। इसका सिंबल होता है रो, तो रो को आप फार्मूला वाइज लिख सकते हो m बाई बी। हाँ, डायमेंशन एंड यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो आप मास का डायमेंशन लिखोगे, वॉल्यूम का डायमेंशन लिखोगे, तो आपको डायमेंशन जो मिलेगा वो मिलेगा ml-3। एंड यूनिट्स की बात करेंगे तो एम के ये जो यूनिट होता है वो होता है हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड जो सीजीएस यूनिट होता है वो हमारा होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड वी नो दैट कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा मास डेंसिटी। अगर अब मैं कुछ चीजें इस पे देखता हूँ कि भाई इस पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली चीज मैंने देखी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डेंसिटी पे, कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो क्या हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करूं तो क्या हो। तो बेटा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो देखो मास आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मास चेंज हो जाएगा आपका। हाँ, ये होता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर आपका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। तो अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, मास आपका सेम रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूंगा, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिंपल सा चीज है, किसी फ्लूइड का आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो भी इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि उन इफेक्ट्स से क्या हो सकता है, आपको जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाए। नेक्स्ट, अभी कुछ कॉमन फ्लूइड्स हैं हमारे पास जिनकी डेंसिटीज की हम बात करेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे वाटर है, इसका डेंसिटी 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। फॉर इजी कैलकुलेशन आप इसको 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले सकते हो।
एयर का डेंसिटी आपको दिया है कि वो है हमारा 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी का जो डेंसिटी है वो है हमारा 13580 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इजी कैलकुलेशंस के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे सकते हैं। ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल, जितने भी ऑयल्स रहते हैं जनरली उसका जो डेंसिटी का रेंज रहता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स रहते हैं तो उसका एक रेंज रहता है कि लगभग वो जो रेंज रहता है वो 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का रहने वाला है। फिर हाइड्रोजन हो गया तो उसका 0.0898 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हाँ, अब बच्चे बोलेंगे कि क्या सर ये सारे हमको याद रखने, नहीं। अब जनरली मरकरी, वाटर एंड एयर, ये तीन का आप डेंसिटी याद रखो, बाकी के कई बार होता है क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। नेक्स्ट, नोट क्या है भाई, हमारा नोट अच्छे से पढ़ना है। फिजिकली डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। जितनी हाई डेंसिटी है उतना हैवीनेस होगी उस फ्लूइड्स के अंदर। तो डेंसिटी बेसिकली हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। अब ये क्या हो गया, अभी तो हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा था, अब यहाँ पे अगर वेट आ गया है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ डेंसिटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ वेट डेंसिटी की, तो भाई यहाँ पे वेट है तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये न्यूटन हो जाएगा तो इसका डायमेंशन mL/T-2 हो जाएगा, एंड वॉल्यूम की जगह हमारा L³ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेट डेंसिटी है इसका डायमेंशन हो जाएगा mL-2T-2। ठीक है, एम के एस यूनिट की बात कर लेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इजीली निकाल सकते हो, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, वो सारी चीजें आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यूनिट आप कन्वर्जन जानते ही होंगे कि किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सेकेंड सेकेंड रहेगा, तो एम के एस से सीजीएस में आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जैसे स्टार बना है तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक्चुअल में वेट डेंसिटी एंड नॉर्मल जो मास डेंसिटी था उसका रिलेशन बता रहा है। तो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ जी होता है, तो हमको ये चीज याद रखनी है। फिर हमको बता रहा है कि भाई इफेक्ट, अब बताओ किसका, इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑन स्पेसिफिक वेट। देखो एक चीज समझो, लोकेशन चेंज करने पर जी का वैल्यू चेंज होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होता है, ग्रेविट। ठीक है, तो जैसे अगर पोल्स पे बात करोगे तो 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इक्वेटर पे बात करेंगे तो 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सिंपल सा चीज मेरे को ये समझ में आया है कि पोल का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इक्वेटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हम यहाँ से बोल पाएंगे कि जो वेट डेंसिटी एट पोल जो है, वेट डेंसिटी एट पोल जो है, इट इज ग्रेटर देन वेट डेंसिटी एट इक्वेटर। हाँ, ये सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं एंड कॉमन सेंस की चीजें हैं तो वहां पर हम लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब भाई ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक्चुअल में रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो गया सर, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की अगर हम नीचे बात करेंगे, और आप सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ये वेट डेंसिटी है, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0, बिकॉज हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है एंड डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। तो अगर न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट भी नहीं होगा, यूनिटलेस भी है। फिर अगर मैं बोलूं कि हमने वहां पे बात किया था कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का मतलब है सिंपल सा 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर, और जिसका डेंसिटी जो रहता है वो हमारा रहता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जहां पर भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है वो एक्चुअल में रो ऑफ 1000 लिखा होता है। रो ऑफ 1000 मतलब किसी भी फ्लूइड का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जैसे अगर कहीं पे आपको लिखा है 13.6, तो आप समझ जाएंगे कि अभी हमने 13600 जो था मरकरी का डेंसिटी बोला था, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड करने पे मेरे पास कितना बचा, 13.6। इट मींस इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। ठीक है,
आगे क्या बोल रहा है कि इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन वन, भाई अगर ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन वन है, then it will sink in the water, and if the specific gravity is lesser than 1, then it will float on the water. आगे एक नोट है कि भाई देखो रिलेटिव डेंसिटी, अगर देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, दो में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी है तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वन अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू। तो हमारे पास जो दो फ्लूइड्स रहेंगे, कोई भी दो फ्लूइड्स, जैसे हमने बोल दिया कि एक हमारे पास वाटर है और दूसरा मेरे पास कोई भी एक ऑयल है, तो अगर मैं ऑयल का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी लिख दूंगा तो मेरे लिए वो रिलेटिव डेंसिटी होगी। ठीक है, आगे देखो एक लाइन लिखी है, उसको थोड़ा समझो कि एवरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी, बट एवरी रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो डिनोमिनेटर है उसमें हम एक स्टैंडर्ड फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, विच इज आवर वाटर। इसका 1000 है, वो तो स्टैंडर्ड है, बट रिलेटिव का मतलब हो गया कि किसी भी दूसरे फ्लूइड के रिलेशन में। जैसे मैंने बोल दिया कि पेट्रोल का डीजल के रिस्पेक्ट में, हाँ तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल का डेंसिटी अपॉन डीजल का डेंसिटी। तो एवरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी, बट एवरी रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है फ्लूइड में, जो उसको हम बोलते हैं कोहेशन एंड अडहेशन। तो भाई कोहेशन और अडहेशन क्या होता है, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेशन, while the force of attraction between different molecules is known as adhesion। मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हैं जो कि सेम नेचर के हैं, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं कोहेशन। और अगर एक हमारे वाटर होगा और एक हमारा एयर हो गया, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं अडहेशन। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ लिक्विड्स कोहेशन इज डोमिनेटिंग। लिक्विड्स में क्या होता है, कोहेशन फोर्स डोमिनेटिंग होता है, इसीलिए क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहते हैं एज कंपेयर टू गैस, बिकॉज गैस का जो कोहेशन होता है वो निग्लेजिबल होता है। ठीक है, फिर आगे हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड randomness of liquid molecules increases leading to decrease in cohesion। हम जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का, तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इंक्रीज होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोहेशन फोर्स कम होता है। तो ये कुछ बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको आगे पूरे के पूरे चैप्टर्स में यूज होने वाली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कितने टाइप्स का रहता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है ना, प्रेशर का वेरिएशन क्या रहेगा, कोई एक्सेलरेटेड व्हीकल है उसमें प्रेशर कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें बात करेंगे, पास्कल लॉ क्या है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।